हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी पाठशाला बाय जूही। तो बच्चों, आज से हम सेल ऑर्गेनील सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज के पार्ट 1 में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये चैप्टर जो है हमारे नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं अब अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो बच्चों, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी क्या होती है? तो बच्चों, हर लिविंग सेल के बाहर एक बहुत ही थिन और लिविंग कवरिंग होती है, जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कैसी कवरिंग होती है? थिन और लिविंग। ये बच्चों साइटोप्लाज्म को सराउंड करती है और सेल के अंदर और बाहर के एनवायरनमेंट को सेपरेट करती है। मतलब ये एक सेल है, सेल के अंदर आपको मालूम है साइटोप्लाज्म है, और उसके आउटर बाउंड्री क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मतलब वो बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर के एनवायरनमेंट को अलग करती है। तो बच्चों, इसकी सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब हुआ? मतलब मेम्ब्रेन हर सब्सटेंस को अलाउ नहीं करती, कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती है और कुछ को रोक देती है। अपन ने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, आप लोग थोड़ा रिकॉल कीजिए कि ये स्कूल गार्ड की तरह काम करती है, कि जो बच्चे यूनिफॉर्म में हैं उनको इजीली अलाउ कर देती है एंट्री के लिए, जबकि आउटसाइडर्स को इजीली अलाउ नहीं करती है। फिर बच्चों, जब हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई थी, उसके बाद में साइंटिस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिटेल्ड स्ट्रक्चर को समझ पाया था। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एक मैंने इमेज लगाई हुई है। इसके डिस्कवरी के बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अब और अच्छे से समझ में आया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो बच्चों, अब ये सवाल उठता है कि जो मेम्ब्रेन है वो बनी किस चीज से है? तो बच्चों, साइंटिस्ट ने जब ह्यूमन आरबीसी का केमिकल एनालिसिस किया, तब उन्हें पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बस एक सिंगल सब्सटेंस से नहीं बनी हुई है, जबकि ये 4 मेजर कंपोनेंट से बनी हुई है। वो 4 कंपोनेंट क्या क्या है? फर्स्ट इज लिपिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये हमारे चारों कंपोनेंट्स हैं कि किस किस से? लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड कोलेस्ट्रॉल। तो बच्चों, हमारा सबसे पहला कंपोनेंट है लिपिड। मेम्ब्रेन में मेनली फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से लिपिड प्रेजेंट होते हैं मेनली मेम्ब्रेन में? हमारे फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये फॉस्फोलिपिड मिलकर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। ये कैसे इस तरीके से काम करते हैं? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग किससे मिलकर बनी हुई है? हमारे ब्रिक्स से और सीमेंट से। तो बच्चों, बिल्डिंग क्या हो गई? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, जबकि ब्रिक्स और सीमेंट क्या हो गए? हमारे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हो गए। तो बिल्कुल ये वैसा ही है जैसे किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर सीमेंट और ब्रिक्स से बनता है। तो बच्चों, वैसे ही मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनता है। अब बच्चों, लिपिड्स के साथ मेम्ब्रेन में और क्या प्रेजेंट होता है? बच्चों, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा दूसरा कंपोनेंट है प्रोटीन। ठीक है, अब एक बात बताओ कि जैसे लिपिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा था, तो क्या प्रोटीन भी बस स्ट्रक्चर ही प्रोवाइड करता है? सोचो, क्या प्रोटीन सिर्फ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है? नहीं। तो बच्चों, ये सिर्फ स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करता है, ये हमारे मेम्ब्रेन के क्या है? प्रोटीन मेम्ब्रेन के क्या है? वर्कर्स हैं। क्या है? वर्कर्स हैं। अब वर्कर्स हैं तो कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो ये क्या काम करते हैं? ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ये रिसेप्टर की तरह बिहेव करते हैं, ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी परफॉर्म करते हैं, और ये सेल सिग्नलिंग और सेल कम्युनिकेशन में भी हेल्प करते हैं। तो मतलब आप कह सकते हो कि हमारी मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर तो लिपिड ने प्रोवाइड किया, लेकिन फंक्शन कौन कर रहा है? सारे प्रोटीन कर रहा है। कौन कर रहा है? प्रोटीन कर रहा है। तो बच्चों, अब हमारा थर्ड कंपोनेंट है क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारा कहां पर प्रेजेंट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हमारे सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, एंड ग्लाइकोलिपिड मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? ये क्यों प्रेजेंट है इसके सरफेस पे? तो बच्चों, ये सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। मतलब इसको इस एनालॉजी से और समझते हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, उसके पास में एबिलिटी होती है कि वो सेल्फ में और फॉरेन पार्टिकल में डिफरेंशिएट कर पाता है। तो वो कैसे पहचान पाता है कि ये अपनी सेल है और ये बाहर की सेल है?
ये पहचान पाता है बिकॉज ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, अब हमारा फोर्थ कंपोनेंट है कोलेस्ट्रॉल। तो बच्चों, कोलेस्ट्रॉल हमारा फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट रहता है और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? मेम्ब्रेन को स्टेबल बनाना। अगर बच्चों कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा ना, तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो या तो बहुत ज्यादा हमारी थिक हो जाएगी, थिक से इन द सेंस मतलब टाइटली पैक हो जाएगी वो, और या फिर वो बहुत ज्यादा कैसी हो जाएगी? फ्लूइड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? फ्लूइड हो जाएगी। तो या तो वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगी या बहुत ज्यादा फ्लूइड नेचर की हो जाएगी। तो कोलेस्ट्रॉल इस चीज को मेंटेन करके रखता है, ना वो उसको ज्यादा टाइट होने देता है और ना वो ज्यादा उसको फ्लूइडिटी देता है। मतलब कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को रेगुलेट करता है। ठीक है, अब ये बच्चों, ये नीट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? कि हर सेल में जो लिपिड और प्रोटीन का रेशियो होता है वो सेम नहीं होता है। जैसे बच्चों, आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, जबकि अगर हम लोग किसी और सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेंगे तो हो सकता है कि उसमें लिपिड ज्यादा हो। तो जरूरी नहीं है कि लिपिड और प्रोटीन, ऐसा नहीं है कि प्रोटीन ही सब में ज्यादा होगा या लिपिड ही सब में ज्यादा होगा। किसी में प्रोटीन ज्यादा हो सकता है और किसी में लिपिड ज्यादा हो सकता है। इसलिए एनसीईआरटी कहती है लिपिड और प्रोटीन कंटेंट वेरीज अमंग डिफरेंट सेल टाइप्स। ठीक है, तो बच्चों अब अपन को क्या याद रखना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक डायनेमिक स्ट्रक्चर है जो लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनी होती है, और इन्हीं कंपोनेंट्स की वजह से मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर भी मेंटेन करती है और अपने फंक्शंस भी परफॉर्म करती है। ठीक है, अब बच्चों आते हैं हम लोग फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पर। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पर आते हैं, वो क्या है हमारा? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब जैसे बच्चों अभी हमने बात करी थी कि अगर मेम्ब्रेन एक बिल्डिंग है तो फॉस्फोलिपिड लेयर उस बिल्डिंग की क्या है? ब्रिक्स हैं। क्या है बच्चों? ब्रिक्स हैं। ठीक है, मतलब मेम्ब्रेन का बेसिक फ्रेमवर्क फॉस्फोलिपिड से बनता है। अब फॉस्फोलिपिड के आपके नाम से ही पता चल रहा है, इसको तोड़ो दो उसमें। फॉस्फो मतलब फॉस्फेट ग्रुप एंड लिपिड मतलब फैट मॉलिक्यूल। इसलिए फॉस्फोलिपिड एक स्पेशल लिपिड मॉलिक्यूल है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब एक फॉस्फोलिपिड में दो मेन पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? दो मेन पार्ट्स होते हैं। चलो इसको पहले इधर से मॉलिक्यूल देखते हैं, फिर इस स्ट्रक्चर को अपन समझते हैं। तो ये देखो, ये फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है। इस फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल में आप देख रहे हो दो पार्ट्स होते हैं। क्या पार्ट होते हैं? एक होता है हेड और एक होता है टेल। ठीक है, अब जो हेड होता है ये हमारा हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रो मतलब वाटर और फिलिक मतलब लविंग। मतलब हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लिविंग, वाटर लविंग होते हैं ये, मतलब इन्हें पानी से प्यार होता है। यानी कि ये कैसे होते हैं? पोलर होते हैं। और इस हेड के पास में क्या होता है? हमारा फॉस्फेट ग्रुप होता है, मतलब ये पानी के साथ में बहुत ज्यादा इजीली इंटरेक्ट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, वो क्या है हमारा? हाइड्रोफिलिक टेल। हाइड्रो मतलब पानी और फोबिक मतलब क्या हुआ? कि ये पानी से बचता है। ठीक है, मतलब कैसा होता है? ये नॉन पोलर होता है। ठीक है, ये पानी से क्या करता है? ये बचता है, और ये पानी से क्या करता है? प्यार करता है, तो इंटरेक्ट करता है। जिससे प्यार करते हैं उसी से ही तो इंटरेक्ट करते हैं। अब हमारे को ही ले लो, अगर हमें किसी से बात करने का मन नहीं है तो हम ये सोचते हैं हमें इससे बचना है, ये रिश्तेदार आ गए हैं अब हमें इनसे बात नहीं करनी है, तो हम इनसे कैसे बचें, तो हम इनसे बचते हैं। बट अगर हम किसी से प्यार करते हैं और अगर हमें उनसे बात करने का मन है तो हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं। तो सेम इनकी भी यही कहानी है कि ये पानी से प्यार करते हैं तो ये इंटरेक्ट करते हैं पानी से। कौन? हेड। ठीक है, और जो टेल है ये पानी से बचती है। ठीक है, अब चलो इस डायग्राम पर आते हैं। अब आप लोग ये देख रहे हो, ये एक सेल है। सेल में क्या है? सेल के बाहर भी वाटरी इन्वायरमेंट है और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी कैसा है? वाटरी है। तो अब आप लोग देखोगे, पानी, पानी से प्यार कौन कर रहा था? अभी हमने बताया था हेड कर रहा था। तो देखो इधर भी पानी से प्यार कर रहा है, तो इधर हेड इंटरेक्ट कर रहा है पानी से, और इधर भी पानी से कौन
इंटरेक्ट कर रहा है, हेड ही इंटरेक्ट कर रहा है। तो इस वजह से जो बच्चों हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं वो वाटर को पसंद करते हैं, इसलिए जो हेड होते हैं हमारे दोनों साइड पर अरेंज होते हैं। ये इसका आउटर सरफेस हो गया और ये इनसाइड ऑफ द सेल भी होते हैं। जबकि जो बच्चों हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो क्या होती है, वाटर से बचती हैं। अब ये देखो, ये टेल है अंदर की तरफ है, ये इस वाले हेड की टेल है और ये इस वाले हेड की टेल है, इसलिए ये दोनों लेयर जो है टेल्स, जो मतलब दोनों लेयर्स की जो टेल्स होती हैं वो एक दूसरे की तरफ अरेंज होती हैं। ठीक है, और ये तो आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर है, इसके बारे में भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ था कि अब ये जो इस तरीके से अरेंजमेंट है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का, ये देखो ये एक लेयर ये बन गई है और एक लेयर ये बन गई है। अब ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है इसका इस तरीके से ये अरेंज है, तो इसका कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा ना। तो बच्चों इस अरेंजमेंट की वजह से ही क्या होता है, हमारी मेम्ब्रेन स्टेबल रहती है। कैसी रहती है, स्टेबल रहती है। और जो ये जो नॉन पोलर मेम्ब्रेन सेंटर में क्रिएट हो जाता है, क्या हो जाता है, ये नॉन पोलर सेंटर में क्रिएट हो जाता है। इसी वजह से हर मॉलिक्यूल डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। क्या होता है, सारे मॉलिक्यूल्स क्रॉस नहीं कर पाते हैं ये, क्योंकि बीच में ये नॉन पोलर रीजन बन जाता है। ठीक है, अब बच्चों आते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पर। अच्छा, ये ह्यूमन आरबीसी मेम्ब्रेन का डेटा अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो क्या हुआ था, अभी तक हमने ये देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनी होती है। तो बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि जब साइंटिस्ट ने किसकी करी थी, ह्यूमन आरबीसी मेम्ब्रेन की तो एनालिसिस करी थी, तभी तो उन्हें पता चला था कि जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल होता है। बट साइंटिस्ट ने ह्यूमन आरबीसी ही मेम्ब्रेन क्यों चूज करी? सोचो आप लोग कि क्यों चूज करी, कि ह्यूमन आरबीसी ही मेम्ब्रेन क्यों चूज करी? वो बच्चों इसलिए चूज करी क्योंकि जो मेच्योर आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस एंड दूसरे ऑर्गेनील्स नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, न्यूक्लियस एंड दूसरे ऑर्गेनील्स नहीं होते हैं, जबकि इमेच्योर में होते हैं, बट मेच्योर में एब्सेंट होते हैं। इसलिए मेम्ब्रेन को आइसोलेट करके स्टडी करना कंपैरेटिवली इजी होता है एज कंपेयर टू अदर सेल्स। ठीक है, तो बच्चों जब साइंटिस्ट ने इस आरबीसी मेम्ब्रेन का एनालिसिस किया तो पता चला कि मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन और अमाउंट, जो प्रोटीन है उसका अमाउंट लिपिड से ज्यादा है। तो इसमें प्रोटीन कितना पाया गया, 52%, और लिपिड कितना पाया गया, 40%। जबकि कार्बोहाइड्रेट था हमारा 8% और जो कोलेस्ट्रॉल था वो बच्चों हमारा बहुत ही कम अमाउंट में था। ठीक है, अब हम लोग अभी तक हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे एक देखो अच्छा सा डायग्राम है, इस डायग्राम से अपन समझते हैं। ये देखो, अब ये जो आपको ब्लू ब्लू सर्कल दिख रहे हैं, अभी अपन ने बात करी थी, ये क्या थे, हमारे हेड थे, और ये भी क्या है, हमारे हेड है। अच्छा, ये इसको सेल समझना, और इसके जो नीचे का जगह है वो हो गया हमारा साइटोप्लाज्म, मतलब इनसाइड द सेल वाली कंडीशन, और ये आउटसाइड द सेल वाली कंडीशन। इधर भी पूरा वाटरी इन्वायरमेंट है, इधर भी पूरा वाटरी इन्वायरमेंट है। तो अब पानी से इंटरेक्ट कौन करेगा, जो पानी को पसंद करता है। पानी को पसंद कौन करता है, हाइड्रोफिलिक हेड करता है। ठीक है, तो हेड पानी को पसंद कर रहा है, तो हेड हेड अरेंज हो गए। अब पानी से बचता कौन है, हमारी टेल बचती है, हाइड्रोफोबिक टेल, तो वो देखो वो अंदर अरेंज हो गई। तो ये क्या बन गया, हमारा लिपिड बाइलेयर बन गई, एक लेयर ये, एक लेयर ये। ठीक है, उसके बाद में हमने बात करी कि इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। लिपिड में भी फॉस्फोलिपिड की बात हो गई। अब नेक्स्ट कंपोनेंट क्या था, प्रोटीन था। अभी प्रोटीन के बारे में आगे पढ़ेंगे कि प्रोटीन हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है पेरिफेरल और एक होता है इंटीग्रल। अभी आप लोग सिर्फ इस डायग्राम में समझे, फिर आगे इसके बारे में डिटेल करते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारे क्या लगे हुए हैं, ये हमारे इंटीग्रल प्रोटीन लगे हुए हैं। ये देखो, ये हमारा पार्शियली धसा हुआ है, पार्शियली मतलब पूरा कवर नहीं किया है, और ये देखो इसने पूरा कवर किया हुआ है इसको। तो ये हमारे जो पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आके धस जाता है ना एक प्रोटीन, या एम्बेडेड हो जाता है, आप लोगों की लैंग्वेज में शुद्ध इंग्लिश बोल देती हूँ मैं, कि क्या हमारा एम्बेडेड हो जाता है क्या, प्रोटीन। तो ये इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं। लेकिन जो प्रोटीन हमारे बस सरफेस पर ही रहते हैं उन्हें हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने थर्ड कंपोनेंट पढ़ा था, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट की चेन प्रेजेंट होती है कहाँ पर, वो भी सरफेस पर प्रेजेंट होती है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड। जब वो देखो लिपिड से कार्बोहाइड्रेट लगा होता ग्लाइकोलिपिड, और अगर प्रोटीन से लगा हुआ होता तो ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, इन दो फॉर्म में हमारा कार्बोहाइड्रेट की चेन प्रेजेंट होती है। उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमने कहाँ बताया था कि जो फॉस्फोलिपिड होती है उसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, जो कि मेम्ब्रेन को ना ही ज्यादा टाइट होने देता है और ना ही ज्यादा फ्लूइड होने देता है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं अब हम लोग आगे।
अच्छा, अब ये देखो, ये हमारे मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आप लोग स्ट्रक्चर में देखना, इसमें ये क्या लगे हुए हैं हमारे बाहर, पेरिफेरल प्रोटीन है, जो मैंने बताया था सरफेस पर होते हैं। और ये कौन से हैं, हमारे इंटीग्रल प्रोटीन है। कौन से हैं, इंटीग्रल प्रोटीन है। ठीक है, जो हमारे पूरे एम्बेडेड हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं, जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं ये हमारे सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। ये आउटर और इनर साइड दोनों ही साइड पे प्रेजेंट होते हैं। और ये कैसे होते हैं, हमारे लूजली बाउंड होते हैं। कैसे होते हैं ये, लूजली बाउंड होते हैं। जबकि ये जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं ये हमारे पार्शियली और कंप्लीटली एम्बेडेड होते हैं। किसमें, लिपिड बाइलेयर में। ये देखो, ये कंप्लीटली हमारा पूरा अंदर तक गया हुआ है और ये हमारा पार्शियली गया हुआ है। ठीक है, और इसको क्लासिफाई किस बेसिस पे किया गया था, प्रोटीन के पोजीशन के बेसिस पे, कि वो हमारा सरफेस पे प्रेजेंट है या वो फुली एम्बेडेड है। और उसके ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, कि इस प्रोटीन को निकालना डिफिकल्ट है या हमारा इजी है, इस चीज पे डिपेंड करके इन प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, अब पेरिफेरल प्रोटीन हमारे कहाँ पर है, सरफेस पर है, तो इन्हें हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा माइल्ड कंडीशन देने की जरूरत है, जैसे लो आयनिक स्ट्रेंथ दे दो, या थोड़ा बहुत पीएच में चेंज कर दो, या चेलेटिंग एजेंट्स ले लो। ठीक है, जबकि जो इंटीग्रल वाले होते हैं ये पूरे अंदर तक हमारे एम्बेडेड हैं, तो इसकी वजह से इनके लिए, इनको मतलब इसमें से रिमूव करने के लिए या एक्सट्रैक्ट करने के लिए थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कंडीशन देनी पड़ती है। जैसे डिटर्जेंट दो, आयनिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा दो, या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का यूज करो। तो हमारा मेम्ब्रेन प्रोटीन को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया था, ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। मतलब प्रोटीन को निकालना हमारा डिफिकल्ट है या इजी है इस बेसिस पे, और उसके पोजीशन के बेसिस पर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब तक हमने मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन समझ चुके हैं, लेकिन साइंटिस्ट को मेम्ब्रेन की एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं पता थी। ठीक है, इसलिए अलग अलग साइंटिस्ट ने मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए मॉडल्स प्रपोज किए। सबसे पहला मॉडल किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, सिर्फ लिपिड्स पर। किस पे बेस्ड था, सिर्फ लिपिड्स पे, इसलिए उसका नाम क्या था, हमारा लिपिड मॉडल। क्या नाम था, लिपिड मॉडल। इनिशियली बच्चों, साइंटिस्ट को क्या लगता था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सिर्फ लिपिड से बनी होती है उस टाइम पर, क्योंकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, तो अब लिपिड के दो मॉडल आए, एक लिपिड मोनोलेयर, एक आया लिपिड बाइलेयर। अब मोनोलेयर, मोनो मतलब वन, एक ही लेयर, मतलब एक ही लिपिड की लेयर से बना हुआ था ये। तो बच्चों, ओवरटन को ऐसा उन्होंने क्यों सोचा, मतलब वाई ओवरटन थॉट दिस। सोचो, आप भी सोचो कि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा होगा। तो बच्चों, ओवरटन ने ऑब्जर्व किया, तुम लोगों की तरह नहीं मैंने कहा कि सोचो तो हवा में सोचने लगे, नहीं। उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया, क्या, कि जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस थे वो मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर लेते थे। कौन क्रॉस कर लेता था इजीली, जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस थे वो मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर लेते थे। इसलिए उन्होंने कंक्लूड किया, क्या, कि जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड नेचर की ही होनी चाहिए। लेकिन बच्चों, एक प्रॉब्लम थी, कि ये जो सिंगल लिपिड लेयर थी ये सेल को प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं दे सकती थी। क्या नहीं दे सकती थी, ये प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं दे सकती थी। और इसके अलावा इसने एक्चुअल थिकनेस को भी एक्सप्लेन नहीं किया था, कि कितनी एक्चुअल थिकनेस है मेम्ब्रेन की, ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। इसलिए हमारा क्या आया, लिपिड बाइलेयर। ये किसने प्रपोज किया था, गॉटर एंड ग्रैंडल ने। इन्होंने आरबीसी मेम्ब्रेन पर एक्सपेरिमेंट किए और इन्होंने मेम्ब्रेन से लिपिड्स एक्सट्रैक्ट किए। क्या किया इन्होंने, लिपिड ली और लिपिड में से क्या एक्सट्रैक्ट किया, सॉरी मेम्ब्रेन ली और मेम्ब्रेन में से क्या एक्सट्रैक्ट किया, लिपिड को एक्सट्रैक्ट किया और स्प्रेड किया। उसके बाद में जो वो जो एक्सट्रैक्टेड लिपिड एरिया था ना बच्चों, वो मेम्ब्रेन एरिया के अप्रोक्सीमेटली डबल था। कितना था, डबल था। मतलब मेम्ब्रेन एक नहीं, इससे क्या पता चला था कि मेम्ब्रेन जो है वो एक नहीं, दो लिपिड बाइलेयर से बनी हुई है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई, इसमें हमारी एक लेयर से बनी हुई, इसमें दो लेयर से बनी हुई। अच्छा, मुझे अब एक चीज और बताओ, एक क्वेश्चन मुझे और आ रहा है। क्या याद आ रहा है मुझे एक क्वेश्चन, कि ये बताओ इन दोनों में से बेटर कौन सा स्ट्रक्चर है, लिपिड मोनोलेयर या लिपिड बाइलेयर। बताओ जल्दी से बताओ कौन सा है। चलो मैं ही बता देती हूँ कौन सा बेटर है बच्चों। जो बाइलेयर मॉडल है वो हमारा मोनोलेयर से ज्यादा रियलिस्टिक है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता था। हाइड्रोफिलिक, जो हाइड्रोफोबिक हमारे टेल से, वो वाटर से प्रोटेक्टेड रहती थी। क्या रहती थी बच्चों, वो वाटर से प्रोटेक्टेड रहती थी। लेकिन अब इसकी भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन थी। अब वो क्या, मतलब क्या प्रॉब्लम थी इसमें,
कि बच्चों साइंटिस्ट को बाद में पता चला कि मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो बच्चों सिर्फ लिपिड मॉडल कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएगा। इसी वजह से फिर बच्चों साइंटिस्ट ने नेक्स्ट मॉडल प्रपोज किया। अब हमारा नेक्स्ट मॉडल क्या था, चलो वो देखते हैं। हमारा नेक्स्ट मॉडल था कौन सा, सैंडविच मॉडल था, जिसमें बच्चों प्रोटीन्स को भी इंक्लूड किया गया था। क्या किया गया था, प्रोटीन्स को भी इंक्लूड किया गया था। तो अगर अब मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स भी हैं तो उनकी अरेंजमेंट कैसी होगी, है ना। अब लिपिड के साथ में प्रोटीन्स भी इंक्लूड हैं, तो अब उनका अरेंजमेंट कैसे होगा। तो बच्चों इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए डैनियल और डेफसन 1935 में आए, कौन सा मॉडल लेकर, सैंडविच मॉडल लेकर। तो अकॉर्डिंग टू डैनियल एंड डेफसन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। किससे, 3 लेयर से। कौन कौन सी लेयर थी, फर्स्ट लेयर इज द प्रोटीन लेयर, सेकंड इज द लिपिड लेयर एंड थर्ड इज द प्रोटीन लेयर। ठीक है, अब इसको आप नाम से ही समझो सैंडविच। सैंडविच में अपन क्या करते हैं, एक ब्रेड स्लाइस लेते हैं, ऊपर से एक ब्रेड स्लाइस लेते हैं नीचे से, और बीच में क्या करते हैं अपन लोग, फिलिंग करते हैं। ठीक है, वेदर आप लोग अपने पसंद की कोई भी फिलिंग कर सकते हैं, आलू की, चीज की, कॉर्न की, वट एवर यू लाइक, है ना। तो इस तरीके से इन लोगों को क्या पसंद था, बीच में लिपिड पसंद था, तो इन्होंने एक प्रोटीन के लेयर, मतलब आप इसको ऐसे मानो कि जो ऊपर वाली ब्रेड की स्लाइस है वो एक प्रोटीन लेयर है, नीचे वाली ब्रेड की स्लाइस है वो एक प्रोटीन लेयर है, और दोनों के बीच में जो फिलिंग है वो क्या है, हमारी लिपिड है। क्या है, लिपिड है। ठीक है, अब क्योंकि बच्चों बीच में लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट है, तो ये मेम्ब्रेन का मेन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। क्या करती है, ये मेन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। ये बच्चों पहला मॉडल था जिसने हमारे प्रोटीन्स को इंक्लूड किया था। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि साइंस में हर मॉडल जो होते हैं ना वो परफेक्ट नहीं होते। साइंस में हमारे क्या होते हैं, हर मॉडल परफेक्ट नहीं होते हैं। तो इसी वजह से ये जो सैंडविच मॉडल था ना, ये भी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। किस बात का, कि इस मॉडल में ये बताया गया था कि ये जो प्रोटीन है ना वो बस हमारे कहाँ पर प्रेजेंट है, आउटर सरफेस पर प्रेजेंट है। लेकिन जब बाद में स्टडीज की आगे और स्टडीज करी गई तो उसमें क्या दिखाया गया कि जो प्रोटीन्स हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर भी एम्बेडेड होते हैं। अभी अपन लोग ने पीछे पढ़ा भी था कि पेरिफेरल और इंटीग्रल, तो पेरिफेरल हमारे सरफेस पे थे लेकिन इंटीग्रल अंदर भी होते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं बताई। इसके अलावा बच्चों एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्या, कि ये फ्लूइड नेचर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इन्होंने क्या कहा था कि मेम्ब्रेन रिजिड होती है और मेम्ब्रेन के प्रोटीन एंड लिपिड मूव नहीं कर सकते हैं, जबकि बच्चों लिपिड और जो प्रोटीन है वो मूव कर सकते हैं, लेकिन इस बात को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, अब इसके बाद में फिर हमारा इसलिए एक और मॉडल आया। ये कौन सा था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये किसने दिया था, हमारा रॉबर्टसन ने दिया था 1959 में। ठीक है, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो सभी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑलमोस्ट सिमिलर अपीयरेंस में दिखती हैं। कैसी दिखती हैं, सभी सिमिलर अपीयरेंस में दिखती हैं, इसलिए उन्होंने इसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल नाम दिया। यूनिट का मतलब क्या होता है, कॉमन, कॉमन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, हमारी ट्राइलैमिनार या ट्राइपार्टाइट अपीयरेंस शो करती है। ट्राइपार्टाइट का मतलब 3 पार्ट्स, वही जो हमारी पीछे अभी सैंडविच मॉडल में डेवियल एंड डेफसन ने बात कही थी, वो ये बात कर रहे थे कि 3 लेयर, 3 लेयर अपीयरेंस होता है इसमें, कि आप एक प्रोटीन लेयर, बीच में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और फिर से प्रोटीन लेयर। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज अपन को बताई थी। इन्होंने क्या, बहुत अच्छी चीज बताई थी, क्या, कि इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस बताई थी कि टोटल थिकनेस कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम, जिसमें प्रोटीन के 20 एंगस्ट्रॉम, इधर भी प्रोटीन के 20 एंगस्ट्रॉम और लिपिड बाइलेयर के 35 एंगस्ट्रॉम, तो टोटल कितनी हो गई, 75 एंगस्ट्रॉम। बच्चों ये नीट के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछता है कि व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, 75 एंगस्ट्रॉम। कभी कभी प्रोटीन की ही पूछ लेता है बस, तो 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एक्सप्लेन किया कि ये रिजिड होती है। क्या कहती है, रिजिड होती है, ये डायनेमिक और फ्लेक्सिबल नहीं होती है। जबकि हम, ये वाली चीज इनका ड्रॉबैक था। क्यों, क्योंकि एक चीज है बच्चों की, अगर सेल जो है रिजिड होगी ना तो वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगी, सरवाइव ही नहीं कर पाएगी। इस बात को अभी आपको आगे और समझ में आएगा। ठीक है, इसके लिए फिर अब हमारे पास एक और आया, ये बच्चों हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। इसको प्रपोज किया था सिंगर एंड निकोलसन ने, कब, 1972 में। तो बच्चों इसके नाम में ही इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले फ्लूइड को देखते हैं।
फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब लिक्विड की तरह ये बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? लिक्विड की तरह बिहेव करता है। जो मेम्ब्रेन के लिपिड्स होते हैं ना, वो रिजिड नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं? रिजिड नहीं होते हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूअसली क्या करते हैं? हमारे मूव करते रहते हैं। क्या? लिपिड हमारे कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तो बच्चों एनसीईआरटी कहती है कि लिपिड्स की क्वासी फ्लूइड नेचर प्रोटीन को मूव करने की परमिशन देती है। क्या? लिपिड की क्वासी फ्लूइड नेचर जो है वो प्रोटीन्स को मूव करने की परमिशन देती है। ठीक है, क्वासी फ्लूइड का मतलब क्या हुआ? ऑलमोस्ट फ्लूइड, मतलब ये लिक्विड की तरह ही हुआ। इसको एक एनालॉजी से समझते हैं। अब आप लोग ने ओशियन तो देखा ही होगा, समुंदर। ठीक है, अब ओशियन को आप लोग मान लो कि ये लिपिड बाइलेयर है और ग्लेशियर्स हमारे क्या हैं? हमारे प्रोटीन्स हैं। क्या है? प्रोटीन्स। तो बच्चों जैसे ओशियंस के अंदर ग्लेशियर्स तैरते हैं, वैसे ही लिपिड बाइलेयर के अंदर कौन तैर रहा है? प्रोटीन तैर रहा है, मतलब मूव कर रहा है। कौन? प्रोटीन मूव कर रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस क्वासी फ्लूइड नेचर, मतलब ऑलमोस्ट फ्लूइड लाइक बिहेवियर की वजह से। ठीक है, और बच्चों अब नेक्स्ट, ये फ्लूइड का मतलब हमने समझ लिया। मोज़ेक, मोज़ेक का मतलब क्या होता है बच्चों? ये टाइल्स का पैटर्न होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के टाइल्स होते हैं, ब्लू, रेड, येलो, वो अलग अलग पैटर्न में अरेंज होते हैं। तो उसी को ही हम लोग मोज़ेक कहते हैं। मतलब जो प्रोटीन्स होती हैं वो मेम्ब्रेन में यूनिफॉर्मली अरेंज्ड नहीं होती हैं। कहीं ज्यादा होती हैं, कहीं कम होती हैं, अलग अलग पोजीशन पर एम्बेडेड रहती हैं। इसी मेम्ब्रेन को हम लोग एक मोज़ेक पैटर्न जैसी लगती है। कैसी लगती है? मोज़ेक पैटर्न जैसी लगती है। ठीक है, अब बच्चों आगे बात करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है, इसमें जो हमारी फॉस्फोलिपिड लेयर, मतलब फॉस्फोलिपिड जो बाइलेयर होती है, बाइलेयर से बनी हुई होती है। और ये जो बाइलेयर है ना, ये अंदर, इसके अंदर जो होते हैं हमारे प्रोटीन्स एम्बेडेड रहते हैं। ठीक है, अब ये जो लिपिड बाइलेयर है, ये मेम्ब्रेन का फ्रेमवर्क बनाता है, और जबकि जो प्रोटीन्स होते हैं वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और कुछ हमारे कंप्लीटली क्रॉस कर जाते हैं और कुछ हमारे पार्शियली एम्बेडेड रहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कुछ पार्शियली एम्बेडेड रहते हैं। ये बात अभी अपन लोग पीछे भी कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं बच्चों मूवमेंट की। ठीक है, अब अब जो मूवमेंट होता है, अभी अपन, चलो अपन ने ये क्या बात कर रहे थे कि अ, जो लिपिड होती है, लिपिड क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से प्रोटीन के मूवमेंट को भी अलाउ करती है। क्या करती है? अलाउ करती है। तो बच्चों इसी मूवमेंट की, जो मूवमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा लेटरल मूवमेंट और एक होता है ट्रांसवर्स और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ठीक है, लेटरल मूवमेंट जो होता है वो होता है हमारा विद इन द सेम लेयर। अपन लोग दो लेयर देख रहे थे, एक लेयर ऊपर होती है, एक लेयर नीचे होती है। तो ये सेम लेयर के अंदर ही क्या हो रहा होगा? मूवमेंट हो रहा होगा। जबकि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? इन दोनों लेयर के बीच में, अक्रॉस द लेयर हमारा मूवमेंट हो रहा होगा। तो बच्चों जो लेटरल मूवमेंट होता है, ये लिपिड और प्रोटीन्स दोनों ही शो करते हैं। जबकि बच्चों जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है वो हमारे बस लिपिड शो करते हैं, प्रोटीन्स नेवर फ्लिप फ्लॉप। क्यों नहीं करते हैं प्रोटीन्स? क्योंकि जो प्रोटीन होते हैं वो, उनका साइज भी ज्यादा होता है और वो कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। इसलिए बच्चों जो प्रोटीन्स होते हैं वो बस हमारा न्यूट्रल मूवमेंट शो करते हैं, जबकि लिपिड्स हमारा दोनों ही मूवमेंट शो करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटीन्स कौन सा मूवमेंट शो करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हम लोग लेटरल मूवमेंट को कौन से टेक्निक से देख सकते हैं? वो हम लोग देख सकते हैं फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग से। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उसके कुछ एरिया को क्या कर देते हैं? ब्लीच कर देते हैं, और जो अगल बगल के हमारे मॉलिक्यूल्स थे उनको हम लोग फ्लोरोसेंस प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ समय बाद देखते हैं कि जो वो ब्लीच्ड एरिया था उसमें हमारे फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल आ जाते हैं। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें मूवमेंट होता है। लेकिन आपको इतनी अंदर की डिटेल याद नहीं रखनी है कि इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। आपको सिंपल एक लाइन याद रखनी है कि हम लोग लेटरल मूवमेंट को किसके थ्रू देख सकते हैं? फ्रैप टेक्निक के थ्रू देख सकते हैं, यानी कि फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। ठीक है, तो इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा,
ये अब बच्चों फ्लूइडिटी बताओ पहले मुझे, फ्लूइडिटी क्या होती है? अभी तक हम लोग बार बार वर्ड यूज कर रहे थे कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो इसकी फ्लूइडिटी को ना ज्यादा होने देता है ना टाइट होने देता है, तो ये फ्लूइडिटी वर्ड है क्या? कि मतलब क्या फ्लूइडिटी की वजह से मूवमेंट भी पॉसिबल हो रहा है? तो इसका मेन मेन क्या है, मतलब फ्लूइडिटी हुई क्या इसकी मेन? अगर अपन कोई पूछ ले अपन से व्हाट इज फ्लूइडिटी, तो आप क्या बताओगे? तो बच्चों फ्लूइडिटी क्या होती है? हमारी जो प्रोटीन और लिपिड कि मेम्ब्रेन के अंदर मूव करने की एबिलिटी को हम लोग मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी कहते हैं। किसे कहते हैं हम लोग? जो हमारे प्रोटीन और लिपिड जो मेम्ब्रेन के अंदर मूव करते हैं, उसके मूव करने की एबिलिटी को हम लोग मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले भी अपन ने यही बात कही थी कि अगर जो है सेल हमारी रिजिड हो जाएगी तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो उसके कुछ यहाँ पे रीजन भी है कि वो क्यों सरवाइव नहीं कर पाएगी। अब सबसे पहली बात, अगर किसी चीज को सरवाइव करना है तो ग्रोथ भी तो होगी उसमें। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है। तो अगर हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रिजिड होगी तो वो ग्रोथ ही नहीं कर पाएगी। क्यों? जब सेल ग्रोथ होगी तो सेल का साइज बढ़ेगा। जब सेल का साइज बढ़ेगा और वो अपने उससे हिलेगी ही नहीं तो वो कैसे ग्रो करेगी, है ना? तो इस वजह से क्या होता है कि जब सेल ग्रोथ होती है और फ्लूइड नेचर की वजह से वो आराम से उसको एक्सपेंड कर पाती है, जिसकी वजह से सेल की ग्रोथ अच्छे से हो पाती है। दूसरा हो गया सेल डिवीजन। अब एक सेल से न्यू डॉटर सेल्स बनने हैं। अब डॉटर सेल्स बनेंगे तो डिवाइड भी करेगी सेल। अगर रिजिड होती तो डिवाइड नहीं कर पाती। फ्लूइड नेचर की वजह से क्या होती है, वो डिवाइड भी कर पाती है। अब आता है हमारा एंडोसाइटोसिस। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं अमीबा का। अमीबा क्या करता है, अपने फूड को एनगल्फ करता है। एनगल्फ कैसे करता है कि वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इन्वेजिनेट करती है और वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, तब वो फूड को एनगल्फ करती है। अब अगर वो इतना ही ज्यादा रिजिड हो जाती है हमारी मेम्ब्रेन तो वो कैसे इन्वेजिनेट करती, तो वो यानी कि एनगल्फ ही नहीं हो पाता, एंडोसाइटोसिस ही नहीं हो पाता। तो फ्लूइडिटी की वजह से एंडोसाइटोसिस भी हो पाता है। अब आ गया हमारा सिक्रीशन यानी कि एक्सोसाइटोसिस, यानी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर कैसे वो इवेजिनेट करके करती है, तो वो भी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी की वजह से ही हुआ, सॉरी फ्लूइडिटी की वजह से हुआ। ठीक है, इसके अलावा हमारे सेल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं बाय फॉर्मिंग द सेल जंक्शंस। उनको एक पर्टिकुलर प्लेस पे आना पड़ता है सेल जंक्शंस को बनाने के लिए। तो वो भी इसी वजह से ही पॉसिबल है। अगर रिजिड होता तो ये कुछ भी पॉसिबल नहीं होता, मतलब एक सेल सरवाइव ही नहीं कर पाती। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा, अब आता है ट्रांसपोर्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपन को पता है कि आउटर कवरिंग है सेल की, है आउटर कवरिंग। ठीक है, अब वो अगर आउटर कवरिंग है तो मुझे एक बात बताओ, तो वो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो अंदर कैसे आएंगे सेल के, और जो सेल का वेस्ट मटेरियल है वो बाहर कैसे जाएगा? तो बच्चों इस चीज का भी काम कौन करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्या है? ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, तो बच्चों जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होते हैं वो हमारे दो तरीके से होते हैं। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारा अलंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है। अलंग द मतलब, अलंग का मतलब क्या हुआ कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से वो अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। कहां से बच्चों याद रखना है, पैसिव में वो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपने लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करेगा। और जब वो हाई से लो में मूव करेगा तो उसे एटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने अपने रूम के एक कॉर्नर में परफ्यूम डाला। ठीक है, परफ्यूम डाला। अब आप थोड़ी देर बाद क्या देखोगे कि दूसरे कॉर्नर तक उस परफ्यूम की स्मेल आ रही है आपको। तो बच्चों क्या आप गए थे कि जब आपने परफ्यूम स्प्रे किया तो आप ऐसे गए थे कि अब आप मॉलिक्यूल्स को उठा उठा के कमरे के एक एक कोने में पहुंचा रहे हैं तब वो दूसरे कोने तक स्मेल पहुंच रही है? नहीं ना, अपने आप ही पहुंच गई थी। मतलब आपने कुछ, आपकी कुछ एनर्जी खर्च हुई थी क्या? नहीं। ठीक है, अपने आप ही स्मेल मूव करी थी। क्यों? क्योंकि जहां पे आपने स्प्रे किया उस परफ्यूम को वहां पर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, और रूम में वो अभी वो कहीं पे भी नहीं था, मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या था? लो था। तो इसलिए जो परफ्यूम की स्मेल थी वो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करा, और आपने उसमें कुछ नहीं किया तो मतलब कोई एनर्जी भी नहीं लगी, मतलब एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। जबकि बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है। अगेंस्ट मतलब लो से अब हाई की तरफ मूव करेगा। अलंग में क्या था? हाई से लो था, लेकिन अगेंस्ट में क्या है? लो से
हाई की तरफ मूव करेगा। मतलब जब कोई चीज लो से हाई की तरफ मूव करेगी तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। क्या होगा? एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अब आप बॉल ले रहे हो, बॉल को आपको क्या करना है? स्लोप के थ्रू ऊपर पहुंचाना है। ठीक है, डाउन पॉइंट से उसके बिल्कुल अप पॉइंट तक पहुंचाना है। ठीक है, अब वो ऐसे तो नीचे नहीं पहुंच जाएगा स्लोप से, आपको अपने हाथ से उसको ऊपर भेजना पड़ेगा, तब वो ऊपर जा पाएगी बॉल। मतलब आप कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे हो, अब मेहनत कर रहे हो तो एनर्जी तो लगेगी ना, एनर्जी तो लगेगी ना, तो एनर्जी लग रही है। अभी यही मैं कह देती कि उसको उसके टॉप मोस्ट पॉइंट से बिल्कुल नीचे भेजना है उस बॉल को, तो आप तो ऊपर से उसे फटाफट से स्लोप से खिसका देते तो वो नीचे अपने आप ही आ जाती। तो आपको कुछ मेहनत करनी पड़ती? नहीं करनी पड़ती। इसलिए जब कोई चीज अपने हाई पॉइंट से लो पॉइंट की तरफ जाती है तो किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि कोई चीज अपने लो पॉइंट से हाई पॉइंट की तरफ जाती है तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये सब हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स हैं, जहां पर हमारा मूवमेंट किस तरफ होगा? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। जबकि इसका एग्जांपल क्या है हमारा? सोडियम पोटेशियम पंप एंड प्रोटॉन पंप, इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले हम लोग सिंपल डिफ्यूजन पे। ठीक है, ये सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट टाइप का डिफ्यूजन होता है। इसमें क्या होता है? हमारा जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या छोटे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मूवमेंट होता है अलंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब ये अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें कोई भी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ठीक है, आपको सिंपल में बस क्या याद रखना है कि इसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ कि चलो पहले ऑस्मोसिस पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर मैं पूछूंगी आपसे एक बात क्या थी। अब चलो ऑस्मोसिस, अभी हमने डिफ्यूजन पढ़ा कि डिफ्यूजन में क्या थे? हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा था। ठीक है, अब ऑस्मोसिस भी हमारा कैसा है? सिंपल डिफ्यूजन की तरह ही है, बट डिफ्यूजन ऑफ वाटर। किसका डिफ्यूजन? केवल पानी का। किसका? पानी का। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस बेसिकली टर्म हमारे पानी के लिए यूज किया जाता है। सेम कहानी है कि अब पानी जो है अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा थ्रू द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। और ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, अलंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा है तो किसी एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना कि अभी हम लोगों ने पढ़ा डिफ्यूजन के बारे में, सिंपल डिफ्यूजन के बारे में। अब वहां पे तो हमारे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, छोटे मॉलिक्यूल्स ये सब मूव कर रहे थे। अच्छा एक बताओ, जब हम लोगों को ऑक्सीजन जरूरी है, नाइट्रोजन जरूरी है, सब कुछ जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, ग्लूकोज जरूरी नहीं है। लेकिन ग्लूकोज क्या है? हमारा एक पोलर मॉलिक्यूल है। अब पोलर मॉलिक्यूल है तो वो नॉन पोलर से तो मूव नहीं कर पाएगा, तो वो कैसे मूव करेगा? तो उसके लिए हम लोग उसे क्या करेंगे? एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे? एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अभी अब जैसे आप लोगों ने क्या देखा होगा, अपन लोग मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं तो आजकल बहुत चल गया है वीआईपी दर्शन का सीन। तो वीआईपी दर्शन के लिए क्या होता है कि उन लोगों की एक सेपरेट लाइन लगती है और उन लोगों के लिए एक अलग गेट होता है कि इस गेट के थ्रू आप लोग दर्शन कर सकते हैं। तो सेम इसी का ही मान लो कि हमने ग्लूकोज को वीआईपी ट्रीटमेंट दे दिया, क्योंकि आपको ही मालूम है ग्लूकोज के बिना तो हमें कुछ काम ही नहीं चलेगा। हमें ग्लूकोज ही एनर्जी प्रोवाइड करता है हर काम करने के लिए, है ना? तो उसके बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया? भैया तुम्हें हम वीआईपी एंट्री दे रहे हैं, तो वीआईपी एंट्री के लिए हमने क्या किया? उसे फैसिलिटी तो प्रोवाइड करी। तो फैसिलिटी से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, अब फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करी कि हमने उसे एक अलग से एक गेट दे दिया। अब उस गेट को हम लोग क्या कह रहे हैं? या तो ये हमारे चैनल प्रोटीन्स हैं या ये हमारे कैरियर प्रोटीन्स हैं। तो इसके थ्रू हमारा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरह मूवमेंट होगा। अब इसमें फिर से वही बात है कि अपने ये अलग द कॉन्सेंट्रेशन, तो इसमें कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बस नाम याद रखना कि फैसिलिटेटेड यानी कि फैसिलिटी होती है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ये सोडियम पोटेशियम पंप, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। तो आपको मालूम है कि इसमें क्या होगी? एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एटीपी की जरूरत पड़ेगी। तो देखो इसमें क्या होता है, ये एक सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पंप लगे हुए हैं। क्या लगा? कौन से पंप लगे हैं? सोडियम पोटेशियम पंप लगे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों हमारा, ये जो सोडियम है ये इस पे 3 सोडियम आके बाइंड करते हैं। 3 सोडियम आके बाइंड किए, फिर क्या हुआ? एटीपी की हाइड्रोलिसिस, मतलब एटीपी टूटेगी। अब एटीपी यहाँ पे खर्च हो रही है एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। और फिर उसके बाद में हमारे 3 सोडियम बाहर चले जाएंगे। उसके बाद में
फिर से हमारा पोटेशियम आयन, 2 पोटेशियम आयन आके हमारे पंप से बाइंड करेंगे और फिर 2 पोटेशियम हमारे अंदर आ जाएंगे। तो बच्चों बस आपको इसमें क्या याद रखना है कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का है। अब एक्टिव से आपको याद आ जाना चाहिए कि ए से एक्टिव है, इसको इस तरीके से ट्रिक से थोड़ा थोड़ा चीजें याद रखोगे तो भूलोगे नहीं। ए से एक्टिव है, ए से एटीपी है, मतलब एटीपी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। और इसका काम क्या होता है कि ये हमारे सेल में आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। और ये हमारे जरूरी होता है इम्पल्स ट्रांसमिशन के लिए और मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो इसमें क्या होता है, हमारे 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम सेल के अंदर आते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है कि कितने सोडियम बाहर जा रहे हैं, 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर, और ये आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। चलो अब बच्चों ये देखो, पूरे जितने भी हमारे स्लाइड से ये पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक पेज पे मैंने जिस्ट देने की कोशिश करी है। इसको आप लोग रिवाइज करेंगे लास्ट मिनट भी तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो सबसे पहले क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमारी सेल की बाउंड्री होती है, क्या होती है, और थिन होती है, लिविंग होती है, ठीक है। इसके अलावा ये बनी किस किस की, तो मेन 4 कंपोनेंट होते हैं, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल। लिपिड में भी मेनली फॉस्फोलिपिड होती है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड होती है। अब इसको एक डायग्राम से समझते हैं। ये देखो, ये इसका हाइड्रोफिलिक हेड है और ये इसकी हाइड्रोफोबिक टेल है। और इसमें हमारे ये क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन जो फुली एम्बेडेड है, और जो सरफेस पर है वो है हमारे पेरिफेरल प्रोटीन। अब कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है, तो जब ये प्रोटीन से लगा हुआ है कार्बोहाइड्रेट चेन तो ग्लाइकोप्रोटीन कह रहे हैं, और जब ये लिपिड से लगी है तो ग्लाइकोलिपिड कह रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल लगा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा था, हमारे फॉस्फोलिपिड के बीच में प्रेजेंट होता है, और ये हमारे चैनल प्रोटीन है, यानी कि कैरियर प्रोटीन है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि प्रोटीन 2 तरीके के होते हैं, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। इंटीग्रल जो फुली एम्बेडेड और पार्शियली एम्बेडेड होते हैं, और इनको डिवाइड किस बेसिस पे किया था बच्चों, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे, है ना। और इनका एक्सट्रैक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, स्ट्रॉन्ग कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, और जबकि पेरिफेरल वाले हमारे सरफेस पर होते हैं, इसलिए इनको एक्सट्रैक्शन इजिली हो जाता है, माइल्ड कंडीशंस में ही हो जाता है। उसके बाद में हमने मॉडल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो सबसे पहला मॉडल हमारा कौन सा, लिपिड मॉडल आया था। लिपिड में भी लिपिड मोनोलेयर और फिर बाइलेयर आया था। फिर उसके बाद में कौन सा मॉडल आया था हमारा, सैंडविच मॉडल आया था। फिर हमारा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया था, और फिर फाइनली हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया, जो कि सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है। सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में इसकी डिस्कवरी करी थी, ठीक है। इसमें क्या बोला था कि हमारे प्रोटीन और लिपिड दोनों ही मूव करते हैं और लेटरल मूवमेंट शो करते हैं, जबकि हमारा लिपिड और जो है फ्लिप फ्लॉप शो करते हैं, और प्रोटीन नहीं करते हैं। और इसकी एनालॉजी बताई थी कि जैसे ओशियन के अंदर हमारे ग्लेशियर्स तैर रहे हैं, वैसे लिपिड के अंदर हमारे प्रोटीन्स भी तैर रहे हैं, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट। तो ये 2 तरीके का होता है, पैसिव एंड एक्टिव। पैसिव में एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, एक्टिव में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इसके एग्जांपल था सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड एंड ऑस्मोसिस, और यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप एंड प्रोटॉन पंप। ओके, चलो बच्चों, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको आप अपने नोटबुक में लिखने की कोशिश करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। डिफाइन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंटीग्रल प्रोटीन में और पेरिफेरल प्रोटीन में क्या डिफरेंस होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस है, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को एक्सप्लेन करो जो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। इन सब क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करना है एक बार, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ड्रॉप करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। ओके, थैंक यू।